टॉपिक था हमारा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सोचते हैं। तो उसी के संप्रत्यय में हम आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक कल के बाद वाला था कि बच्चों में सीखने के प्रकार, मीन्स बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, किस किस टाइप से सीखते हैं। तो अलग अलग तरीके के बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, या एक ही बच्चा कई सारे मेथड से सीखता है। और वो सारे तरीके आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ बच्चा, आप लोग भी खुद अपने ऊपर रियलाइज किए होंगे कि हम कैसे कैसे सीखते हैं। तो बच्चों में सीखने के प्रकार जो मनोवैज्ञानिक ने दिया वो अलग अलग तरीके के अलग अलग वर्णन किए। उसमें से कुछ प्रकार इस तरीके से हैं कि पहला कहता है कि बच्चे अभिग्रहण द्वारा सीखते हैं। तो अभिग्रहण मतलब क्या होता है? तो इसमें बच्चा लिखकर, जैसे अधिगम सामग्री है, अधिगम सामग्री मतलब जिससे सीखना है, तो अधिगम सामग्री लिखकर या बोलकर दे दी जाती है। इसके बाद बालक इसका उपयोग कर स्वयं सीख लेता है। जैसे कि क्लास में टीचर आपको समझा देता है, पढ़ा देता है, लिखा देता है, फिर आप उसे सीखते हैं, अभिग्रहण करते हैं, मीन्स ग्रहण करते हैं किसी दूसरे के द्वारा। टीचर पढ़ा रहा, फिर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो यह है अभिग्रहण द्वारा सीखना। दूसरा है अन्वेषण द्वारा सीखना। तो अन्वेषण में बालक को ऐसे अधिगम सामग्री प्रदान की जाती हैं जिसे बालक पढ़कर या सीखकर किसी नए संप्रत्यय, विचार या नियम को सीखता है। देखिए, दोनों में, अभिग्रहण द्वारा सीखना और अन्वेषण से सीखना, इन दोनों में अंतर क्या है? अभिग्रहण द्वारा सीखने में टीचर जो बता रहा है आप केवल वही समझ रहे हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं निकाल रहे हैं। जितना आपको पढ़ाएगा बस आप उतना ही पढ़ लेंगे और आप ये सोचेंगे ये मेरे लिए सफिशियंट है। लेकिन अन्वेषण में होता है कि कुछ नया खोजना। टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने वो सीखा, और सीखे हुए संप्रत्ययों, सीखे हुए कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाना, कुछ नया नियम निकालना, कुछ नए नियम को सोचना या नए नियमों को सीखना। तो यह है अन्वेषण। और अन्वेषण विधि, एक जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसके अंदर अन्वेषण द्वारा सीखता है। क्रिएटिव बच्चा एक अन्वेषण द्वारा सीखता है। तो अभिग्रहण और अन्वेषण दोनों में मुख्य पॉइंट यही है कि अभिग्रहण में ज्यों का त्यों सीख लेगा और अन्वेषण में ज्यों का त्यों सीख करके कुछ नया संप्रत्यय बनाएगा। तीसरा तरीका है कि रटकर सीखना। तो रटकर सीखने में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बालक किसी भी संबंधित अधिगम सामग्री प्रदान कर दी जाती है और उसे समझ में आए या ना आए, लेकिन वो उसे रट कर याद कर लेता है। तो ये रट कर सीखना है। और चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। तो अर्थपूर्ण सीखने में बालक विषय वस्तु के प्रति अर्थपूर्ण अधिगम प्राप्त करता है। अर्थपूर्ण अधिगम से आशय है कि जिस भी समस्या को बालक हल कर रहा है वह उस समस्या के आने के कारणों से लेकर के समस्या के हल हो जाने तक के सभी पहलुओं पर निरंतर नजर रखता है। अर्थ समझता है कि ये प्रॉब्लम, अगर मेरे पास कोई समस्या आई है तो समस्या आ गई, कुछ लोग होते हैं चलो समस्या आ गई इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं आ गया है इसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में सबसे पहली बात यह है कि यह समस्या आई तो आई क्यों, उस पहलुओं को जानना कि यह समस्या क्यों आई। अच्छा, पहलुओं को जब जान लेंगे तो उस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अर्थपूर्ण तरीके से बालक सीखता है। तो बालक बेसिकली चार तरीके से, अभिग्रहण द्वारा, अन्वेषण द्वारा, रटकर सीखना तथा अर्थपूर्ण सीखना, ये बच्चों में सीखने के प्रकार। और भी बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन इन चारों प्रकारों को मुख्य रूप से वरीयता दी गई है। अगला है कि बच्चों में अधिगम प्रक्रिया की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो अधिगम शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है और सीखने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप लोगों को पता है कि यह हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक अधिगम चलता रहता है। बच्चों को किसी भी विषय या समस्या का हल खोजने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए।
अधिगम या सीखने की प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चों को किसी भी विषय के अधिगम के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और दिए गए विषय का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि बालक को विषय के अधिगम करते समय थकान महसूस ना हो। मीन्स रुचिपूर्ण सिलेबस बनाना चाहिए, और जब सिलेबस रुचिपूर्ण होगा तो बच्चा कभी थकान महसूस नहीं करेगा, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अधिगम के कई स्तर अच्छा। होते हैं और सीखने की प्रक्रिया लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया लक्ष्य के अनुरूपी होनी चाहिए। अब लक्ष्य क्या होता है? जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि आप बड़े होकर के क्या बनेंगे, तो आपका एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए, आपका एक फोकस होना चाहिए। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास छोटे छोटे लक्ष्य होने चाहिए। जैसे होता है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव। आपका एम क्या है, आपके जीवन का एम क्या है, और उस एम को पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप काम करना इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो सीखने की प्रक्रिया लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। जो हमने गोल डिसाइड किया हुआ, अपना लक्ष्य डिसाइड किया हुआ है, उसी के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया का सापेक्षिक आधार होना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में सजगता और ध्यान से गहरा संबंध होता है। देखिए, अधिगम, आप जब कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो अगर आप उस चीज को सीखने में सजग रहेंगे और ध्यान से सीखना चाहेंगे, तभी आपकी अधिगम प्रक्रिया अस्थाई और तेज हो सकती है। अगर आप अधिगम कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर सजगता नहीं बरत रहे हैं, तो वो अधिगम प्रक्रिया आपकी अस्थाई नहीं होगी, अस्थाई होगी। सीखने की प्रक्रिया में समायोजन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। समायोजन मतलब क्या? वातावरण के हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेना। तो सीखने की प्रक्रिया में समायोजन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। बालकों में सीखने की प्रक्रिया ज्ञात से अज्ञात तथा सरल से जटिल की ओर होती है। बच्चों को किसी भी विषय में पकड़ बनाने के लिए उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए प्रेरित प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि बाल्यावस्था बालक के बच्चों की बात हो रही है। तो बाल्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया सरल से जटिल तथा ज्ञात से अज्ञात की तरफ होनी चाहिए। किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में जरूरी नहीं कि केवल यही दो मेथड होंगे, वहां पे अज्ञात से ज्ञात होता, अमूर्त से मूर्त होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो हमारे पास ज्ञात है, उससे अज्ञात की तरफ बढ़ना चाहिए या सरल से कठिन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक बाल्यावस्था में ये दो मेथड अप्लाई किए जाते हैं अधिगम में, सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक को अभ्यास के लिए, सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित करना चाहिए, जिससे बालक उस समस्या अथवा विषय में निपुणता प्राप्त कर सके। तो ये कुछ आपके माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये एक्सप्लोरेशन से ऐसे पॉइंट बनाना चाहे तो हजारों पॉइंट बन जाएंगे, बट आपकी सोचने की क्षमता, बीइंग एज ए टीचर, आपकी सोचने की क्षमता को हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरीके के पॉइंट कई सारे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होती है और उस सिचुएशन पे हम कैसे कॉन्सेप्ट या कैसे संप्रत्यय को अप्लाई करते हैं। अगला है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला है अध्यापक की शिक्षण विधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? एक तो शिक्षक है और दूसरा छात्र है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक टीचर और स्टूडेंट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। पाठ्यक्रम इनडायरेक्ट रिलेशन है। तीन चरण होते हैं शिक्षण अधिगम के, जिसमें एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक आपका सिलेबस होता है। और तीनों आप लोगों ने अपने
डिग्री लेवल पे पढ़ा होगा, डिप्लोमा पे या डीएलएड में, कि तीनों ट्रायंगल के कोने होते हैं। एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है और तीसरी तरफ पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो वही कहा गया कि यदि अध्यापक की शिक्षण विधि अनुकूल नहीं है तो छात्रों को विषय के अधिगम या सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। शिक्षक के शिक्षण विधि का सीधा प्रभाव बालक के सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है, जो हमने कहा कि डायरेक्ट रिलेशन है, और इस कारण बालक विषय में उबरने लगते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर एक शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा। मूवी अगर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या मूवी देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर एक्टर ने अपनी एक्टिंग शानदार नहीं की और मूवी की जो कंटेंट है या मूवी का जो कहानी है वो अच्छा नहीं हुआ तो आप पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। सेम टू सेम, टीचर एक एक्टर है, वो कितने अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रहा है पढ़ाने की, एक्टिंग नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कितना अच्छी तरीके से घुसाने की कोशिश कर रहा है, और उसके पढ़ाने के लिए वो कौन सा पाठ्यक्रम अप्लाई कर रहा है, क्या सही कंटेंट आपको दे रहा है, या फिर जो सही कंटेंट दे रहा है क्या वो इंटरेस्टिंग बना के दे रहा है। तो अगर ये सब सारी चीजें करने में एक टीचर सफल है तो वहां पे बच्चे के सीखने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर टीचर में कमी आ गई कि वो अपनी एक्टिंग ठीक ढंग से नहीं कर रहा है और कंटेंट अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा है तो वहां पे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा है अनुकूल वातावरण। तो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का सबसे अहम कारक वातावरण ही होता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर बालक स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए अनुकूल वातावरण की उपलब्धता नहीं होना भी बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब अनुकूल वातावरण से क्या मतलब निकालेंगे यहां पे, देखिए सीधा सा चीज, आप क्लास में गए, आपके क्लास की कैपेसिटी 50 बच्चों की है लेकिन क्लास में 70 बच्चे आ रहे हैं, तो पहली बात कि 20 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, उनके बैठने की व्यवस्था ही नहीं। तो जब बच्चा बैठेगा नहीं तो शांत दिमाग क्या करेगा, और जब तक उसका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक क्या वो पढ़ेगा। गर्मी का महीना चल रहा है, मई का महीना है, अब बिना पंखे के क्लास में एकदम गर्मी पड़ रही है, बच्चा पसीना पोछेगा या पढ़ेगा। तो ये सब है वातावरण। क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, क्लास का वातावरण क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट का प्रबंधन अच्छी तरीके से होना चाहिए, श्यामपट होना चाहिए, श्यामपट के ऊपर व्हाइट चौक जो हो वो विजिबल हो। आजकल 90% केस में तो मैं यही देखता हूं कि हर एक स्कूल में श्यामपट का, देखिए सबसे, एक क्लास का सबसे मेन पॉइंट क्या है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। तो 90% विद्यालय में आप लोग खुद अपने अभी देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का क्या हो रखा है, क्या लिखा जा रहा है पीछे तक बच्चा देख नहीं सकता, इस घटिया क्वालिटी का चाक यूज किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं अनुकूल वातावरण में। तीसरा है अभ्यास की कमी। तो यदि बालक किसी भी कार्य या क्रिया को सीख लेता है और फिर उस कार्य या क्रिया का अभ्यास नहीं करता है तो सीखी गई सभी विधियां भूल सकता है तथा इसका सीधा प्रभाव बच्चे या बालकों के प्रदर्शन पर पड़ता है। एक बार में कोई नहीं सीख सकता। अभ्यास में कमी मतलब आपको अभ्यास की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। आपने एक बार सीखा और उसकी अगर पुनरावृत्ति नहीं किए तो अगले दिन आपको 50% याद रहेगा। 1/2 का रेशियो होता है 50% का। आज आपने जो पढ़ा अगर कल रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका 50% आया दिमाग में, फिर अगर परसों फिर से रिवीजन नहीं किया तो 50 का 25, 25 का 12.5, 12.5 का 7, इस तरीके से घटता हुआ लास्ट में क्या खत्म हो जाता है। और अगर आपने 2 बार 3 बार रिवीजन कर लिया तो वही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो इसलिए अभ्यास की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। चौथा, तत्परता की कमी। तो तत्परता से आशा क्या लगाते हैं आप, किसी भी काम को करने की इच्छा। तो अलग अलग
अगर बालक के सीखने की प्रबल इच्छा है तभी बालक उस काम को या उस अधिगम को या उस पाठ्यक्रम को सीख सकता है। यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो उस समय बालक को सिखाया गया ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि वो सीखने के लिए उत्साहित ही नहीं है, उत्सुक ही नहीं है, तो हम सिखा के करेंगे क्या। तो अगर बालक में तत्परता का अभाव है तो वो भी उस सीखने से संबंधित समस्याएं हैं। इसलिए बालक को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करने से उनमें तत्परता की कमी नहीं होती, तत्परता बढ़ती है। और जब वो ध्यान पूर्वक हमारी कही हुई बातों को सुनेगा तो हमारे बताए हुए शब्दों को समझेगा, बताए हुए चीजों को सीखेगा। पांचवा है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका सीखने संबंधी समस्या कोई नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता नहीं है तो फिर से अधिगम संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। छठा है बौद्धिक क्षमता, आईक्यू लेवल भी डिपेंड करता है। जिसका आईक्यू लेवल हाई होगा वो चीजों को जल्दी सीखेगा, जिसका आईक्यू लेवल कम होगा वो चीजों को उतना ही लेट से सीखेगा। उचित प्रेरणा तथा मार्गदर्शन की कमी। तो बच्चों के सीखने में शिक्षक तथा माता पिता के मार्गदर्शन का उचित आवश्यकता होती है। उचित प्रेरणा बच्चों को सीखने में सहायक सिद्ध होता है। मार्गदर्शन तथा उचित प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, मार्गदर्शन तथा उचित प्रेरणा का अभाव बालक के सीखने के प्रक्रम में अवरोध उत्पन्न करता है। तो अगर मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं तो उसमें लर्निंग प्रोसेस या अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होगी और बताई हुई बातों को सीख नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। जो तत्परता की कमी में मैंने बताया था कि बच्चों को अगर हम मोटिवेट करते रहेंगे तो तत्परता में कमी नहीं आएगी, अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो तत्परता में कमी आएगी। साथ साथ मार्गदर्शन भी होना चाहिए। अगर बच्चों को हम उचित मार्गदर्शन नहीं देते हैं तो भी उनका लर्निंग आउटकम जीरो हो जाता है या निगेटिव हो जाता है। तो अगर हमें लर्निंग आउटकम बढ़ाना है, मतलब शिक्षण अधिगम बढ़ाना है, बच्चों में अधिगम को विकसित करना है, तो उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो आपका ये 16वां चैप्टर फिनिश हो गया।